वेलकम टू जीपीआरएस लर्निंग। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड के कुछ जेई मेन में आए हुए पीवाईक्यूज। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन कहता है द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम हैज मास 2 ग्राम एंड हैज ए चार्ज ऑफ 5 माइक्रो कूलम्ब। एक सिंपल पेंडुलम है, आपको स्क्रीन पे मैं यहाँ सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। सॉल्यूशन पार्ट में इसमें एक सिंपल पेंडुलम की चर्चा की गई है, एक सिंपल, और उसका बॉब जो है मास 2 ग्राम का है। मास 2 ग्राम का है, उसमें चार्ज 5 माइक्रोकूलम है, रेस्ट है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो रेस्ट में है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी दिया हुआ है 2000 वोल्ट पर मीटर। क्वेश्चन कह रहा है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में एंगल जो वर्टिकल के साथ पेंडुलम बनाएगा, इसका बॉब मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में वो वर्टिकल के साथ कुछ एंगल बना रहा है, उसको थीटा हम कह देते हैं। ठीक है, ये वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ये बॉब जो 2 ग्राम का है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सा फोर्स लगेगा जब इस इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। इस जगह पे वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में, अगर वो इक्विलिब्रियम कंडीशन इस जगह पे अटेंड कर रहा है, इसका मतलब इस पर लगने वाला सारा फोर्स इक्वल होगा। इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा, नीचे एक इसका वेट लगेगा mg। बोलो भाई, नीचे एक वेट लगेगा mg की, लगेगा नहीं? बिल्कुल लगेगा। इसका एक टेंशन का फोर्स लगेगा, इधर टेंशन का फोर्स लगेगा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट को इक्वल करना है, टेंशन का एक वर्टिकल कंपोनेंट इधर आएगा। वर्टिकल के साथ एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और टी का ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, टी कॉस थीटा। बोलो भाई, ये टी कॉस थीटा होगा। अच्छा, और कौन कौन सा फोर्स इसमें लगना है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फोर्स लगने वाला है। और कौन सा फोर्स इसमें लगेगा, अच्छा टी कॉस थीटा हुआ तो इसके परपेंडिकुलर ये टी साइन थीटा होगा, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ताकि ये टी साइन थीटा को बैलेंस कर दे। हमारे पास इक्वेशन बन चुका है टी कॉस थीटा mg के इक्वल और टी साइन थीटा किसके इक्वल आ चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल आ चुका है। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या आ जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। ये 1 ले लेते हैं, ये 2 ले लेते हैं, तो हम लोग 2/1 कर देंगे तो टी कैंसिल हो जाएगा, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, वो ई बाय एम जी के इक्वल आ चुका है। तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स ई बाय एम जी। और आप लोग वैल्यू पुट करेंगे ई का कितना दिया हुआ है, वैल्यू 2000। मास कितना दिया हुआ है, 2 ग्राम, तो 2 × 10⁻³ और जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं। सॉल्व कर देते हैं, 2⁻³ ऊपर चला जाएगा, कितना 10⁻³ हो जाएगा, 2 कैंसिल, ऊपर हो गया 10⁻6 और नीचे कितना आ जाएगा 10। तो सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है, 10⁻5। इसको जरा सॉल्व करते हैं और फिर आपको आंसर आ जाएगा। पूरे को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है वो 0.5 आ रहा है। तो थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है, 10 इनवर्स 0.5। ये कौन से ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, ये जौन से ऑप्शन में दिया हुआ वो ट्रू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में ये मिल रहा है, 10 इनवर्स 0.5, सी इसका करेक्ट आंसर। वो हमने क्या क्या किया, टी कॉस थीटा ऑफ mg के इक्वल किया। ये टी कॉस थीटा ऊपर वाला फोर्स है, नीचे वाला फोर्स mg है, और ये वर्टिकल कंपोनेंट टी का आ रहा है टी साइन थीटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स कितना लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके कारण लगने वाला फोर्स कितना होगा, वो क्यू टाइम्स ई होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड से लगने वाला फोर्स कितना होता है, क्यू ई। तो वही क्यू ई को हमने इक्वल किया, टी साइन थीटा को क्यू ई के इक्वल कर दिया, तो थीटा आ गया क्यू, टेन थीटा आ गया क्यू ई बाय एम जी, थीटा आ गया 10 इनवर्स क्यू ई बाय एम जी। यहां से हमने वैल्यू पुट किया, आंसर आ गया 10 इनवर्स 0.5। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रिक डायपोल है, उसको 30 डिग्री के से रखा गया नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। बात हो रही है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डायपोल एक्सपीरियंस करेगा, क्या एक्सपीरियंस करेगा। देखो भाई, जब इलेक्ट्रिक डायपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो नॉन जीरो टॉर्क और जीरो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, लेकिन यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो जब इसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल जो है टॉर्क भी एक्सपीरियंस करेगा और एक फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा टॉर्क भी और एक ट्रांसलेशनल फोर्स भी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड कुछ पूछ लिया है, कह रहा है कि पार्टिकल है मास m का और चार्ज q का, उसको रेस्ट से रिलीज किया गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। कोई अदर फोर्स अगर पार्टिकल पे नहीं लग रहा है, और तो हमको डिपेंडेंसी बताना है v और x का। ठीक है जी, तो कौन सा ग्राफ इसमें होगा, v और x के बीच में हम रिलेशन निकालेंगे। तो कैसे करेंगे जरा देखिए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको हम रिलीज कर दिए गए, नेक्स्ट क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड जब उसको रिलीज कर दिए तो काइनेटिक एनर्जी में जो गेन आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा होने वाला वर्क डन के इक्वल होगा। काइनेटिक एनर्जी में जो गेन आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा होने वाला वर्क डन के इक्वल आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी में गेन हाफ mv², बोलो हाफ mv², तो वो किसके इक्वल आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा होने वाला वर्क डन कितना होता है, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगने वाला फोर्स कितना होगा, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स कितना होगा, Q इंटू ये फोर्स हुआ, और डिस्प्लेसमेंट x, यही होगा वर्क डन।
ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे भी स्क्वायर का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा, क्यू ई एक्स बाय एम, और ये 2 पर चला जाएगा तो 2 क्यू ई एक्स बाय एम आ जाएगा। तो भी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल आ गया, एक्स के प्रोपोर्शनल आ गया, क्योंकि 2 क्यू ई बाय एम कांस्टेंट है। बोलो भाई समझ में आ रहा है, भी स्क्वायर क्या आ रहा है, एक्स, भी स्क्वायर एक्स से प्रोपोर्शनल है, मतलब भी प्रोपोर्शनल है रूट एक्स का, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ऐसा कौन सा ग्राफ है जो भी रूट एक्स से प्रोपोर्शनल है, मेरे ख्याल से अब ग्राफ को अगर देखेंगे तो वो सी नंबर आ रहा है ग्राफ, जब ऐसा प्रोपोर्शनलिटी, जब भी रूट एक्स से प्रोपोर्शनल है तो ऐसा ग्राफ ये वाला आएगा, ये वाला देखिए, ये वाला, क्योंकि भी यहाँ पे किस में है, भी वाई एक्सिस पे है, भी किस पे है, वाई एक्सिस पे है ना, भी वाई एक्सिस पे है और ये एक्स एक्स एक्सिस पे है। तो कैसा ग्राफ आ रहा है, भी स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, मतलब एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाला पैराबोला ग्राफ बनेगा, पैराबोला ग्राफ बनेगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, मतलब पैराबोला एक्स के लॉन्ग खुलेगा, ये एक्स के लॉन्ग खुल रहा है पैराबोला एक्स एक्सिस में, तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए कैसा मिलेगा आपको। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन AIEEE 2003 में पूछा हुआ है। सारे क्वेश्चन जेई मेन के हैं और आपको दिख रहा होगा कौन से क्वेश्चन जेई मेन का है, कौन AIEEE का है। ये वाला क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत ही आसान का क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटर कर रहा है और लीव कर रहा है इनक्लोज सरफेस में, वो φ1 और φ2 है। ठीक है जी, φ1 φ2 है, जो इंटर कर रहा है वो φ1 इलेक्ट्रिक फ्लक्स और जो लीव कर रहा है वो φ2 इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हमको इलेक्ट्रिक चार्ज बताना है सरफेस के इनसाइड में कितना होगा। यहाँ पे गाउस थ्योरम पे गजब का क्वेश्चन पूछा है। आपको गाउस थ्योरम पता होगा। गाउस थ्योरम क्या होता है, टोटल फ्लक्स जो इनक्लोज होता है क्लोज सरफेस में, वो टोटल फ्लक्स कितना होता है 1/ε0 टाइम्स नेट चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस, मतलब q/ε0, जो नेट चार्ज इनक्लोज होता है क्लोज सरफेस में वो 1/ε0 टाइम्स होता है। अच्छा, ये जो टोटल फ्लक्स होता है ये नेट चार्ज इनक्लोज होता है, ये नेट चार्ज इनक्लोज होता है जो गॉसियन सरफेस के अंदर में है, जो गॉसियन सरफेस के अंदर में है। और ये फ्लक्स कौन सा होता है, फ्लक्स कौन सा होता है, इंटरिंग द इनक्लोज सरफेस फ्लक्स होता है या फिर लीविंग द क्लोज सरफेस फ्लक्स होता है। आपको पता होगा कि ये जो फ्लक्स होता है वो लीविंग द क्लोज सरफेस होता है। तो φ1 यहाँ पे इंटरिंग वाला है और φ2 यहाँ पे लिविंग वाला है। तो हमको नेट फ्लक्स बताना है, ये नेट फ्लक्स है गाउस थ्योरम में, ये नेट फ्लक्स है लिविंग द क्लोज सरफेस, नेट फ्लक्स है गाउस थ्योरम में लिविंग द क्लोज सरफेस। तो नेट फ्लक्स लिविंग द क्लोज सरफेस कितना होगा, लिविंग कर रहा है φ2 और इंटर कर रहा है φ1, तो नेट कितना हो जाएगा φ2 माइनस φ1, φ2 माइनस φ1, ये नेट फ्लक्स हुआ। और चार्ज हमको निकालना है, यही चार्ज निकालना है, तो ε0, ये क्यू का वैल्यू यहां से निकालेंगे तो φ2 माइनस φ1 टाइम्स ε0, यही वाला हमारा आंसर होगा। कौन सी ऑप्शन में जरा सा चेक करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा φ2 माइनस φ1 ε0, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, और भी कुछ जेईई मेन के सवाल हम लोग देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन सीयूटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सीयूटी के लिए अच्छा क्वेश्चन ये भी। एक और क्वेश्चन देख रहे हैं, ये जेईई मेन 2015 का सवाल है, एक सिंपल क्वेश्चन है। जेईई मेन 2015 में थोड़ा सा दिमाग की जरूरत पड़ती है। ये क्वेश्चन ये भी सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सीयूटी के लिए, नीट के लिए, जेईई मेन के लिए, तीनों के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। सवाल कर रहा है कि फिगर दिया हुआ है, फिगर में आप दो दे सकते हैं कि 2 पॉइंट चार्ज है, प्लस क्यू है माइनस क्यू है, कैविटी के अंदर में एक स्फेरिकल सेल है। ठीक है ना, क्या कह रहा है सवाल, देखो भाई सवाल कह रहा है कि स्फेरिकल सेल के अंदर में प्लस क्यू और माइनस क्यू का चार्ज कैविटी के अंदर में लाई कर रहा है। आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि चार्जेस जो है सरफेस के अंदर में रखे हुए हैं, अपोजिट साइड पे हैं ऑफ द सेंटर ऑफ द सेल। अगर σ1 सरफेस चार्ज डेंसिटी है इनर सरफेस पर, σ1 हमको दिया हुआ है इनर सरफेस का सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसके बाद Q1 नेट चार्ज है उस पे, Q1 इनर सरफेस वाले पर नेट चार्ज है, ठीक है ना, और आउटर वाले पर बात कर रहा है σ2 सरफेस चार्ज डेंसिटी और नेट चार्ज है Q2, नेट चार्ज है Q2। ये सारा हमको कह रहा है। अब हमसे पूछ क्या रहा है सवाल क्या पूछ रहे, क्या रहा है कि σ1 σ2 Q1 Q2 इक्वल टू 0 या फिर नॉट इक्वल टू 0, ये 4 ऑप्शन, इस तरह से 4 वेरिएशन आपको दिख रहे हैं। अब क्योंकि ये कॉन्सेप्ट यहां पे लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि नेट चार्ज जो कैविटी के अंदर में है वो इनक्लोज 0 है, नेट चार्ज इनक्लोज बाय द कैविटी, नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द कैविटी वो 0 है। ठीक है, ऐसा क्यों है, क्योंकि अंदर में प्लस क्यू है माइनस क्यू है, तो नेट चार्ज 0 हो गया। मैग्नीट्यूड इक्वल है, जितना प्लस में है उतना ही माइनस में है, तो प्लस क्यू माइनस क्यू का नेट रिजल्टेंट जो आ जाता है वो 0 आ जाता है। इसलिए अंदर में नेट चार्ज 0 है, इसलिए कोई चार्ज
इनर या फिर आउटर सरफेस पे कोई चार्ज इंड्यूस नहीं होगा, कोई चार्ज इंड्यूस नहीं होगा, इसलिए Q1 भी जीरो होगा, मतलब इनर सरफेस वाला चार्ज भी जीरो होगा, और Q2 भी जीरो होगा, मतलब आउटर सरफेस वाला चार्ज भी जीरो होगा, और सिग्मा 1 भी जीरो होगा, इनर सरफेस वाला और आउटर सरफेस वाला सिग्मा 2 भी जीरो होगा, ये सारा जीरो होगा, ये सारा जीरो होगा, ये सारा जीरो होगा। तो कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, ये सारा जीरो आप लोग चेक करेंगे तो पता चल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं आगे और कुछ क्वेश्चंस लेके करते हैं चर्चा। आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन भी शानदार है। इसमें कह रहा है कि चार्जेस हैं Q1 और चार्जेस Q1 एंड Q2, कह रहा है चार्जेस Q1 एंड Q2 आर एट पॉइंट्स A एंड B। नहीं, ये सॉरी ये दूसरा क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है, मैं फिर से क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। सो क्वेश्चन कर रहा है डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये वाला क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा था। मेरे पास कोई दूसरा क्वेश्चन आ रहा था, आपके स्क्रीन पे कोई दूसरा क्वेश्चन आ रहा था, तो सही क्वेश्चन अब मैच कर रहा है कि हमको डिटरमाइन करना है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। सिस्टम ऑफ चार्ज दिया हुआ है, सिस्टम ऑफ चार्जेस में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हमको डिटरमाइन करना है। 3 चार्जेस हैं और किस तरह से रखा हुआ है वो देख रहे हैं। उसको मैं जिस तरह से रखा हुआ उसको मैं बोर्ड पे बनाता हूं, एक बार कैसा रखा हुआ है बोर्ड पे भी क्लियर दिखे। तो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, इस एक यहां पे चार्ज रखा हुआ है -Q प्लस Q, यहां पे -2Q दिख रहा होगा। -2Q को हमने 2 भाग में तोड़ दिया, -Q, ताकि हम डायपोल मोमेंट सिस्टम ऑफ चार्ज का निकाल सके। एक डायपोल मोमेंट हम P1 वेक्टर -Q से इधर दिखा रहे हैं, और एक डायपोल मोमेंट ये P2 वेक्टर हम दिखा रहे हैं -Q से +Q में, -Q से +Q में। ये लेंथ L दिया हुआ है तीनों का, ठीक है। जो नेट डायपोल मोमेंट सिस्टम का होगा, नेट डायपोल मोमेंट सिस्टम का क्या होगा, वो P वेक्टर होगा, वो P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर होगा, ठीक है। P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर होगा। तो P1 वेक्टर क्या होगा, इधर चार्ज टाइम्स सेपरेशन, यही तो होता है डायपोल मोमेंट, कोई चार्ज इनटू उसके बीच का डिस्टेंस। तो चार्ज कितना है -Q, और डिस्टेंस कितना होगा L। अच्छा, ऑप्शन में क्योंकि जे कैप में आपका ऑप्शन दिख रहा होगा, जे कैप में करके ऑप्शन है आपका ना, आई कैप में, जे कैप में, तो हम इसको आई कैप जे कैप में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -QL, ये रहा। अब इसका हम अगर जे कैप लेते हैं, ये जे कैप होगा, तो यहां से कॉस लेना पड़ेगा। अगर ये एंगल हमको पता रहे तो इसका कॉस ले लेंगे, तो ये वाला जे कैप क्या रॉन्ग आएगा। अब क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हमको दिया हुआ है, तो ये 60 डिग्री होगा। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ये 90 है, ये 60 है, तो ये कितना होगा 30 डिग्री। तो ये cos 30 जे कैप में चला जाएगा। ये कितना निकल कर आया, -Q टाइम्स L, चार्ज इंटू डिस्टेंस -QL cos 30 डिग्री, ठीक है। इसका कितना आएगा, इसका वर्टिकल के साथ एंगल ले लो भाई, इसका भी वर्टिकल के साथ 30 डिग्री ही ना आएगा भाई। जैसे इसमें हुआ वैसे ही इसमें होगा, 60 डिग्री ये होगा, ये वर्टिकल यहाँ से 90 परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, तो 90 होगा, 60 होगा, ये 30 होगा। इसका भी वर्टिकल कितना होगा, -QL cos 30 डिग्री, इसका भी -QL cos 30, इसका भी -QL cos 30, 2 टाइम्स -QL cos 30 डिग्री हो जाएगा, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये जे कैप हो जाएगा, है ना, जे कैप हो जाएगा। तो क्या हो गया, -2QL cos 30 हो जाएगा √3/2 जे कैप, बोलो भाई, -2QL √3/2। आंसर क्या आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल, -3QL जे कैप। ये वाला ऑप्शन आप चेक कीजिए, -3QL √3, ये √3 यहाँ पे है ना, तो √3QL जे कैप कौन से ऑप्शन मिला, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग इस पर बेस्ड। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है यहाँ पे, जेई मेन का सवाल ये भी है। इसमें करना हमको क्या है, देखिए जरा, ये वाला क्वेश्चन शायद ये AI ट्रिपल का, जेई मेन का नहीं है, AI ट्रिपल 2009 का सवाल है। चार्ज कैपिटल क्यू कह रहा है कि अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर पे रखा हुआ, स्क्वायर बना लेते हैं, उसके अपोजिट कॉर्नर्स पे हम कैपिटल क्यू यहाँ पे रख रहे हैं, और बचे हुए कॉर्नर्स पर स्मॉल क्यू यही रखा हुआ है। ये कह रहा है कि रखा हुआ है चार्ज स्मॉल क्यू इज प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर ऑफ द अदर 2 corners of the, if the net extra electrical force on capital Q is 0, नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स कैपिटल Q पे 0 कह रहा है, इस पर और इस पर दोनों पर नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स को 0 करना है। तो हमको बताना है कैपिटल Q बाई स्मॉल q का रेशियो कितना होगा। ये रेशियो ऑप्शन में दिया हुआ, इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स 0 है। तो जरा हम इस कैपिटल Q और स्मॉल q के बीच में जो चार्ज का जो नेचर है उसको चर्चा करते हैं। मतलब दोनों पॉजिटिव होगा, दोनों निगेटिव होगा, तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव क्या होगा, मतलब सिमिलर चार्ज है कि अपोजिट चार्जेस की चर्चा करते हैं। जरा सा ध्यान देना, हमको दिया हुआ नहीं, हमको पता करेंगे। जरा देखिए, इस पर हम चार्ज जरा 0 करते हैं, तो इस दोनों को अगर हम पॉजिटिव मान लें तो इस पर फोर्स कैसा लगेगा, रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में। ये दोनों सेम चार्ज अगर मान लेते हैं, सेम चार्ज मान लेते हैं, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, इधर से भी रिपल्सिव फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। ये दोनों तो सेम है ही,
ये दोनों तो सेम है ही, रिपल्सिव फोर्स लगे इस डायरेक्शन में, तो तीनों फोर्सेस ऐड होके इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इस पर जो है सेम इसी डायरेक्शन में फोर्स ऐड हो रहा है, तो नेट फोर्स क्यू पर जीरो नहीं हो सकता है, नेट फोर्स क्यू पे जीरो नहीं हो सकता है। मतलब हम इसको और इसको सिमिलर चार्ज का नहीं मान सकते। मान लेते हैं कि दोनों अपोजिट चार्ज का है, मान लेते हैं इसको और इसको अपोजिट चार्ज का, तो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपोजिट चार्ज का है, तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, अगर ये अपोजिट चार्ज का है तो इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये दोनों अपोजिट चार्ज का है कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ये दोनों कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू फिर से अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और ये दोनों क्योंकि कैपिटल क्यू है तो सिमिलर तो होगा ही, कैपिटल क्यू सिमिलर तो होगा, रिपल्सिव फोर्स लगे इस डायरेक्शन में। अब देखो जरा ये दोनों का रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आ रहा है, ये दोनों का रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आ रहा है, 90 डिग्री पे इस डायरेक्शन में आएगा। अब देखो इसका रिजल्टेंट इससे रिजल्टेंट से कैंसिल हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा तो इस कैपिटल क्यू पर नेट फोर्स जीरो हो सकता है, मतलब जो साइन होगा वो अपोजिट होगा एक दूसरे का। अच्छा जरा नेट फोर्स को हम इक्वल करते हैं, इस पर इस दोनों पे कितना फोर्स लगेगा, ये वाला फोर्स को F1 कह दो, ये वाला फोर्स को F2 कर दो, और F1 F2 इक्वल होगा क्योंकि दोनों कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच में ही लग रहा है, तो F1 इक्वल टू F2 कितना आ रहा है मेरे पास, जो F का रिजल्टेंट, अच्छा पहले निकाल लेते हैं, के क्यू क्यू बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस मान लेते हैं ए, के क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर, ठीक है। अच्छा तो रिजल्टेंट इस दोनों का क्या हो जाएगा, F12 का रिजल्टेंट, F12 इस दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा, दोनों सेम फोर्स है ना, फोर्स F और F है, तो 90 डिग्री पर है दोनों, 90 डिग्री पे, तो जब दो क्वांटिटी होती है A और A, दो वेक्टर्स A और A, दो वेक्टर A और A 90 डिग्री पर है, इक्वल वेक्टर है, तो रिजल्टेंट √2 आता है, फॉर्मूला निकाल के देख लो आपको पता होगा ये बात। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट √2 टाइम्स वो लिख देंगे, √2 टाइम्स ये वाला के क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर, ये आ गया इसका रिजल्टेंट। अच्छा जी अब टोटल रिजल्टेंट निकालते हैं, नेट रिजल्टेंट निकालते हैं ऑन कैपिटल क्यू, ऑन कैपिटल क्यू वो कितना आएगा, इतना, ये तो रहेगा ही, ये तो रहेगा 2k क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर, ये रहेगा प्लस ये इस दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, इस दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा, k क्यू 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 स्क्वायर, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये a है ये a है, ये कितना होगा, ये a है ये है, ये कितना होगा, पाइथागोरस से √2a अपॉन √2a का स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर, ये दोनों मिलके होगा जीरो, ये दोनों मिलके होगा कि जीरो, क्योंकि नेट रिजल्टेंट जीरो है। अभी इसको इस तरफ लेके जाएंगे, जीरो को उस तरफ लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस ऑफ दिस, इक्वल टू माइनस ऑफ दिस। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे, अगर हम इसको फर्दर स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ स्क्वायर, √2 टाइम्स आ रहा है ना, ये √2 टाइम्स होगा, सॉरी ये √2 टाइम्स होगा, सिर्फ ये पूरे में नहीं आएगा, ये √2 टाइम्स होगा। तो यहां से k से k कैंसिल हुआ, q से q कैंसिल हुआ, बच क्या गया √2 q बाय a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हुआ, √2 q इज इक्वल टू बच क्या गया q बाय 2। तो यहां से कैपिटल Q, यहां से सॉल्व, इसको यहां सॉल्व कर रहे हैं, कैपिटल Q बाय स्मॉल q, कैपिटल Q बाय स्मॉल q कितना आ रहा है, इसको इधर लेके ये ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 2√2, कितना सॉल्व करने के बाद आ गया 2√2, जो से ऑप्शन में है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 8 2√2 आ रहा है, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, हाँ, इन फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गाउस लॉ, फॉर्मूला जो हमारे पास दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड निकालते हैं वो क्यों ऐसा फॉर्मूला दिया हुआ है, जरा इसको भी चार्ज कर लेते हैं। ये गाउस थ्योरम से हम लोग निकालते हैं। गाउस थ्योरम में क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट होता है कि नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है E × A इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा जी, अच्छा E × A लिखते हैं, कब लिखते हैं, E × A तभी लिख सकते हैं जब E और A के बीच का एंगल जो है थीटा वो 0 डिग्री हो, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है E.A होता है, ये डेफिनेशन है फ्लक्स का, तो ये EA cos थीटा हो जाएगा। तो जब cos थीटा दोनों E और A के, cos थीटा है E और A के बीच का एंगल, तो जब थीटा जो E और A के बीच का एंगल है वो अगर थीटा 0 डिग्री हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, तो फ्लक्स को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं EA, ये क्यों, क्योंकि cos 0 होता है 1, तो यहां पे फ्लक्स को लिख सकते हैं EA जब E और A सेम along द सेम लाइन, ऐसा हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आ जाता है, Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। यही तो क्वेश्चन में कह रहा है
कि जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो मैग्नीट्यूड निकालते हैं वो चार्ज अपॉन इप्सिलॉन नॉट टाइम्स ए है, और ये फॉर्मूला में दे रहा है कि इप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है, ए एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस तो पता है, चार्ज इनक्लोज है। तो फॉर्मूला का क्वेश्चन करे कि ये इक्वेशन हम कब यूज करेंगे भाई, कब यूज करेंगे? पहला ऑप्शन है क्या सभी गॉसियन सरफेस के लिए कर लेंगे, क्या फिर गॉसियन सरफेस इक्विपोटेंशियल होना चाहिए, या फिर ई का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए, या फिर क्या 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 होना चाहिए? देखो मैं बता रहा हूं, ये फॉर्मूला अभी तुरंत मैंने आपको बताया है कि फ्लक्स को हम ई लिख रहे हैं और ई को क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट लिख रहे हैं। ये तभी लिख सकते हैं जब ई थीटा 0 डिग्री हो, मतलब ई और ए सेम लाइन के लॉन्ग हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक ही सेम लॉन्ग को एक ही डायरेक्शन में हो। अच्छा, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में कब होता है, कौन से सरफेस पर होता है? उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस में होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो एरिया वेक्टर भी तो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। इसलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम लाइन के लॉन्ग होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम लाइन के लॉन्ग यहाँ पे होना चाहिए, और वो इक्विपोटेंशियल सरफेस में होता है, इसलिए ये जो फॉर्मूला लगेगा वो पहली बात इक्विपोटेंशियल सरफेस में लगेगा। दूसरी बात, अब यहां पे जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। अच्छा, अगर पूरे सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पूरा मान लेते हैं पूरा सरफेस, इसका हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहेगा, तो अगर सभी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल आता रहे तो ये फॉर्मूला से नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे सरफेस में कांस्टेंट है तब इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट नहीं रहेगा इस फॉर्मूला से नहीं निकाल सकते, मतलब पूरे सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो चेंज होता रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए, वो हर एक पॉइंट पे वेरिएबल नहीं होना चाहिए। और ये वाला ऑप्शन हमको ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ओके जी। और देखिए, चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे जरा क्वेश्चन को। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको जो वैल्यू दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग एक डायग्राम आपको फिगर में दिख रहा होगा। इस डायग्राम को मैं एक्सप्लेन करता हूं, जरा फिर से देखिए ध्यान से। क्वेश्चन कर रहा है, ये 10वां क्वेश्चन है, जेईई मेन 2013 में पूछा हुआ है। हम लोग इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। दो चार्जेज हैं, चार्ज दोनों का वैल्यू स्मॉल क्यू दिया हुआ है, x इक्वल टू -a और x इक्वल टू a पे रखा हुआ है। मतलब यहाँ पे जो बीच वाला डिस्टेंस है वो 0 होगा। बीच वाला डिस्टेंस जो है यहाँ पर, ये वाला डिस्टेंस जो हम आपको बता रहे हैं, ये वाला डिस्टेंस हम आपको जो बता रहे हैं ये 0 है, इसके इधर -a है और इधर इसके इधर +a है। ठीक है जी। अच्छा, हमको बताना वैल्यू यहाँ पर है, हमको बताना वैल्यू इस जगह पर है, ठीक है ना, इस जगह पर वैल्यू बताना है। तो वहाँ पर एक चार्ज है Q0 का वैल्यू Q/2 है, उसको डिस्प्लेस करके ऊपर लेते गया है, उसको डिस्प्लेस करके ऊपर लेते गया गया y डिस्टेंस पे। तो y डिस्टेंस पे यहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट दिख रहा होगा, y डिस्टेंस यहाँ से डिस्प्लेस करके ऊपर लेते गया, ठीक है। ऑरिजिन से Q0 को एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया गया। अब y मच लेस देन a है, मतलब y स्क्वायर अगर a स्क्वायर के बाद साथ आएगा तो उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो नेट फोर्स बताना है पार्टिकल पे प्रोपोर्शनल कैसा होगा। तो जरा नेट फोर्स की बात करें तो नेट फोर्स आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो 2q/2 होगा। अरे भाई, एक चार्ज q दूसरा चार्ज q/2, दोनों के बीच का कितना होगा, एक चार्ज q एक दूसरा चार्ज q/2, दोनों के बीच का q/2 अपॉन उसके बीच का स्क्वायर। और वही चीज इस तरफ भी होगा, दो चार्जेस है ना, सिमिलर चार्जेस है, एक लेफ्ट साइड वाले चार्ज और ऊपर वाले चार्ज, दूसरा राइट साइड वाले चार्ज ऊपर वाले चार्ज, तो दोनों सेम है तो इसलिए ट्वाइस हो गया q/2। और ये जो डॉटेड लाइन से डिस्टेंस देख रहे हैं वही डॉटेड लाइन का डिस्टेंस लेंगे, वो पाइथागोरस से निकल जाएगा, y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर उसका होल स्क्वायर। अच्छा, y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर उसका होल स्क्वायर करेंगे। अच्छा, ऊपर फिर हमको एक चार्ज ऊपर की तरफ भी दिख रहा है, तो उसका फिर अगर हम क्यूब करते हैं तो यहाँ कितना आ रहा है, y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 3/2 ऊपर y मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन कितना जाएगा kq² a स्क्वायर। अच्छा, फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमको जो f नेट दिख रहा है वो kq² a क्यूब आ चुका है, जब हम y स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर चुके हैं। y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का पावर 3/2 में y स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे तो a क्यूब आ जाएगा, तो f नेट किसके इक्वल आ गया, y के प्रोपोर्शनल आ गया। तो ये वाला हमारा आंसर जो होगा a ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, हम लोग लास्ट पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसी तरह से चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस के लिए अब हमारे चैनल से बने रहिए। GPRS लर्निंग हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। थैंक यू वेरी मच।